हेलो फ्रेंड्स। आप इस मौसम में प्रसन्न होंगे, मुझे विश्वास है। और आज मेरे एक दोस्त हैं, सुनील जी, जेसीओ, रिटायर्ड डिफेंस से, एजुकेशन पटिकरा के हैं। उन्होंने बातों बातों में एक जिक्र किया कि भारत की अर्थव्यवस्था के बारे में एक आम आदमी की भाषा में एक डॉक्यूमेंट बनाए। उनके साथ इतने अच्छे संबंध हैं और मेरी रुचि भी अर्थव्यवस्था में है। बहुत ही ब्रॉड और आम आदमी की भाषा में भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में आज बात करेंगे। इंडियन इकोनॉमी, द कैरेक्टर ऑफ इंडियन इकोनॉमी, इस बारे में बात करेंगे। भारत एक गणतंत्र देश है, रिपब्लिक है, डेमोक्रेटिक है, और अर्थव्यवस्था के लिए एक शब्द प्रयोग किया जाता है, पॉलिटिकल इकोनॉमी, यानी ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें सबसे ज्यादा प्रभावित करने वाले कारक लोकतांत्रिक तरीके से चुनी हुई सरकारों के पास होते हैं। वैसे अर्थव्यवस्था में कंट्रीब्यूशन सभी लोगों का होता है, लेकिन जहां रेगुलेटरी बॉडी है उनका काम बड़ा हो जाता है। उसमें रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, बैंकिंग सिस्टम, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, फाइनेंस मिनिस्ट्री और नॉन फाइनेंसिंग इंस्टीट्यूट का भी योगदान रहता है। सबसे पहले हम एवोल्यूशन अर्थव्यवस्था का एक बड़ा बात कर देते हैं। पहली बात, भारतीय अर्थव्यवस्था को पहले कृषि प्रधान, यानी इकोनॉमी दैट इज प्राइमरीली बेस्ड एंड डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर कहा जाता था। और एग्रीकल्चर के लिए बड़ी कोटेशन यह थी, ए गैम्बल इन मॉनसून। और फार्मर की दिशा कभी भी बहुत अच्छी नहीं रही है, पहले से अब बेहतर है। पहले 1970 में जब हम कॉलेज में पढ़ते थे, उस समय कहा जाता था एग्रीकल्चर कंट्रीब्यूट्स अबाउट 46% ऑफ द इकोनॉमी, 46%, और इसमें 70% पॉपुलेशन लगी हुई थी। अब बदलाव हुआ है, पॉपुलेशन डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अब 60 से कम होकर 50% के आसपास डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट है। लेकिन अर्थव्यवस्था में एग्रीकल्चर का जो कंट्रीब्यूशन है वो सिर्फ 12% रह गया है। इसीलिए पॉपुलेशन का बहुत बड़ा हिस्सा एग्रीकल्चर में 50% और 12% ही, 12% ही जीडीपी का एग्रीकल्चर देती, तो इम्बैलेंस तो आना था। और इसका एक ही इलाज है, जो बहुत सारे लोग जिनकी जरूरत एग्रीकल्चर में काम की नहीं है, जो अनस्किल्ड है, जो लगे हुए हैं, और जो छोटी जमीन है उसके ऊपर टिके हुए हैं, जिसको हम कहेंगे 2 बीघा जमीन। बलराज साहनी की, बिमल रॉय की बहुत बढ़िया बेहतरीन पिक्चर थी एग्रीकल्चर का, बहुत बढ़िया। खास तौर से इन दिनों जो आजकल ये एक समस्या, जो एक्वायर जो जमीन होती है उसकी जो समस्या है,
उसके ऊपर बेहतरीन पिक्चर बनी है, आप जरूर देखें। यानी अगर आपने किसान की प्रसन्नता देखनी है तो एग्रीकल्चर में दूसरी ग्रीन रेवोल्यूशन लानी पड़ेगी। एमएस स्वामीनाथन का नाम ग्रीन रेवोल्यूशन के साथ जुड़ा हुआ है। और एग्रीकल्चर के साथ, कृषि के साथ पशुपालन भी जुड़ा हुआ है। और जॉर्ज कुरियन का नाम व्हाइट रेवोल्यूशन के लिए माना जाता है। देश के चेहरे पर मुस्कुराहट, बेहतरीन अनाज, बेहतरीन सब्जियां, बेहतरीन फल और बेहतरीन दूध, ये एक पोषक कारक है। इसके साथ दूसरी भी चीजें आजकल, पोल्ट्री फार्म, पिगरी फार्म, ब्लू रेवोल्यूशन में मछलियां, सी फूड वगैरह, ये सब कुछ भी आ जाता है। आज भी ये कहा जा सकता है एक तरीके से, अगर लोगों का पार्टिसिपेशन देखा जाए, कितने लोग लगे हुए हैं, तो एग्रीकल्चर एक हमारा बहुत बड़ा स्तंभ है। लेकिन कंट्रीब्यूट्स ओनली 12% इन द जीडीपी और पॉपुलेशन 50% इसमें है। पहला करेक्टर ये है। एग्रीकल्चर के ऊपर मैंने पहले वीडियो बना रखे, डिटेल देखना है तो वहां पर यूट्यूब पे भी डॉक्टर रविंद्र सिंह राव प्रिंसिपल नारनौल के नाम से यूट्यूब है, वहां पर आप देख सकते हो। दूसरा करेक्टर इकोनॉमी का है। इंडियन इकोनॉमी इज मिक्स्ड इकोनॉमी, मिश्रित है। अब इस मिश्रित का मतलब क्या होता है? दो या दो से ज्यादा चीजें मिला दें तो उसको मिश्रण कहते हैं। बड़ा पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर दोनों की भागीदारी, हमने दोनों को महत्व दिया है। इसमें हम कहेंगे पब्लिक एंटरप्राइज, जितने भी नवरत्न जिनको कहते हैं, उदाहरण के तौर पर इंडियन रेलवेज, पहले बीएसएनएल, ये सारे के सारे इनको नवरत्न कहते हैं। इनका बहुत सारों का डिसइन्वेस्टमेंट भी हुआ है, वो अलग से डिसइन्वेस्टमेंट पे पूरा वीडियो अलग से बनाने की कोशिश करेंगे। जैसे कोल इंडिया का, गेल का, बहुत सारे और चीजें हैं, ओएनजीसी का विशेष तौर से। यहां बड़ी एक बहस होती है क्योंकि परफॉर्मेंस देखनी होती है। कॉर्पोरेट में 3 एक टर्म्स आते हैं। एक फर्म, जैसे मॉम पॉप शॉप हो जाते हैं, एक छोटी सी दुकान है, वो फर्म है, या खुद ही काम करता है, जूता मैन्युफैक्चरिंग है, 1-2 आदमी काम करते हैं, फर्म। उसके बाद उससे बड़ा हो जाता है कंपनी, कुछ लोग काम करते हैं, जैसे 500 लोग काम करते हैं, एक डेफिनेशन है कंपनी। और अगर बहुत बड़ी कंपनी हो जाती है उसको कॉर्पोरेट कहते हैं, जैसे मारुति है, जैसे अडानी ग्रुप है, जैसे अंबानी ग्रुप है, जिंदल ग्रुप है, ऐसे ये कहते हैं कॉर्पोरेट। अब देखिए, दुनिया में एक बात तो पक्का है, इट इज द कैपिटल, इट इज द मनी दैट गवर्न्स, इट इज द इकोनॉमी। अगर कॉर्पोरेट के पास बहुत ज्यादा पैसा आता है, आ गया है, तो पॉलिटिकल डिसीजंस को दुनिया में हर जगह ही प्रभावित करते हैं, और हिंदुस्तान अछूता नहीं है, प्रभावित करते हैं। कॉर्पोरेट गवर्नेंस के ऊपर भी एक अलग से वीडियो बनाने की जरूरत है। आप समझ गए होंगे, मिश्रित का मतलब पब्लिक और कॉर्पोरेट का सहभागिता। एफिशिएंसी की बात आती है बहुत सारी जगह पे कि एफिशिएंसी प्राइवेट सेक्टर में ज्यादा है पब्लिक सेक्टर की बजाय।
ये एक गलत मनोविज्ञान से बनाई हुई परसेप्शन है, एक अवधारणा है। हम बहुत बड़े इंस्टीट्यूट जैसे आईआईटी, एम्स, स्पेस, इसरो, इसमें हमने कमाल किया है। लेकिन छोटे से स्तर पे पटवार खाना है, बीडीओ दफ्तर है, या प्राइमरी स्कूल है, प्राइमरी हेल्थ सेंटर, वो नहीं चला पाते। यानी करप्शन नीचे से ऊपर भी जाता है। यहाँ कुछ एक नाम, दो नाम तो मैं ले चुका, एमएस स्वामीनाथन जी का, जॉर्ज कुरियन का। इसी तरह से कुछ लोग और लोगों ने भी काम किया है, जैसे नंदन नीलकेनी का काम आधार कार्ड के लिए बहुत बड़ा काम है। ये सैल्यूट करने लायक है। इसी तरह से मिसाइल मैन अब्दुल कलाम, उनका बड़ा काम है। हमको रिकॉग्नाइज करने चाहिए हमारे बड़े लोगों को। अब यहां आ जाती है बात, हमने कृषि की बात कर ली, ऐसे कौन कौन से और दूसरे सेक्टर्स हैं? तीसरा करेक्टर है हिंदुस्तान की कि किस सेक्टर का कितना हिस्सा है, किस सेक्टर का कितना अर्थव्यवस्था में, जिसको जीडीपी कहते हैं। पहले जीडीपी का मतलब पूरे देश की ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जिसको कहेंगे, और अगर उस प्रोडक्ट को पैसे में बदल देते हैं तो ग्रोस डोमेस्टिक इनकम बढ़ जाती है। कन्वर्सन की बात है। एक टोटल 140 करोड़ लोगों का जितना उत्पादन होता है वो है जीडीपी। एग्रीकल्चर 12% आपने बता दिया। मैन्युफैक्चरिंग, निर्माण, जो देश का स्केलेटन बनाता है, यानी ढांचा बनाता है, स्केलेटन, अस्थि पिंजर बनाता है स्केलेटन, सारी की सारी फैक्ट्री प्रोडक्शन, चाहे जूता बनता है, चाहे पेन बनता है, चाहे कार बनती है, स्कूटर बनता है, एरोप्लेन बनता है, शिप बनता है, टूटता है, मोबाइल बनता है, यानी सारा का सारा काम जो निर्माण है, जिसको हम आप सीधा समझ लें कि हार्डवेयर है। हार्डवेयर एक टर्म आ गई, जिसको छू सकते हो, पकड़ सकते हो, और उसका निर्माण देश में होता है, उसको हम कहते हैं मैन्युफैक्चरिंग, जो हमारी अर्थव्यवस्था में 18 से 20% तक, 20-22 तक, 18 से 22 तक देता है। 12 एग्रीकल्चर का, 22 हो गया मैन्युफैक्चरिंग का, निर्माण का। निर्माण का मतलब वैल्यू एडिशन। जैसे 1 किलो लोहे से आप घड़ियां बना देते हैं तो कीमत कितनी बढ़ जाती है, इसको वैल्यू एडिशन कहते हैं। यही मैन्युफैक्चरिंग है। अगर 5 किलो प्लास्टिक से आपने मोबाइल बना देते हैं 100, तो कितनी वैल्यू बढ़ जाती है, ये है मैन्युफैक्चरिंग। अब यहां एक बड़ी बात यह आती है कि सब कुछ हम खुद क्यों नहीं बना लेते? निर्माण में सारी चीजें क्यों इंपोर्ट करते हैं? बहुत सारी चीजों को यहां स्किल की जरूरत होती है, और बहुत सारी जगह रॉ मटेरियल कोई चीज मिलती, मान लो किसी चीज में जिंक की जरूरत है और एक विशेष देश में जिंक नहीं होता है तो बाहर से मंगवाना पड़ेगा। एक जगह स्किल सस्ती है, पैसा, लोग मजदूरी सस्ती, वहां बनवा लेते हैं। चाइना में यही काम किया है कि स्किल पे पैसा खर्च किया और मैन्युफैक्चरिंग बहुत बड़े लार्ज स्केल के ऊपर आ गई। यहां एक टर्म और आती है, बड़ी इंपॉर्टेंट टर्म, इकोनॉमी ऑफ स्केल। इसका ऐसे समझ लें, एक फर्म 100 पेन बनाती है और 5 रुपए का एक पेन बनता है, 500 रुपए टोटल हो गया। दूसरा एक बड़ी कॉर्पोरेट जैसे रेनोल्ड जैसी, वो 1 करोड़ पेन बनाती है, तो उनके मैन पावर के, एस्टेब्लिशमेंट के खर्चे पर यूनिट कम हो जाएंगे, और वो 5 रुपए की बजाय 3 रुपए में अगर पेन बना देते हैं, पर पेन कॉस्ट कम हो जाएगी। जैसे एक बार यदि एक चाय वाला 1 कप चाय बनाता है,
या दूसरी बार 50 चाय एक साथ बनाते हैं, पर कप कॉस्ट, प्रति कप चाय की कॉस्ट वो जब एक साथ इकट्ठी बनाता है तो कम पड़ेगी। ये काइनेटिक एनर्जी जो खत्म हो जाती है, इसको वेस्टेजेस कहते हैं, एनर्जी वेस्ट हो जाती है। सो इकोनॉमी ऑफ स्केल में चाइना ने धमाका किया, खास तौर से खिलौनों से शुरू हुआ था और अब सारी चीजों के ऊपर दुनिया पे कंट्रोल करने लगा, मैन्युफैक्चरिंग में हमारे ऊपर। अब हम थोड़े संभलने लगे, जैसे हमारी सारी फार्मा इंडस्ट्री हमारी दुनिया में नंबर 1 है, लेकिन रॉ मटेरियल हम सारा का सारा मैन्युफैक्चर चाइना से करवाते। रॉ मटेरियल में बहुत सारे मिनरल्स यहाँ से चाइना जाते हैं। ये अर्थव्यवस्था एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करती है। एक सूचना यहां और डाल देता हूं, हमारा दुनिया में सबसे बड़ा बिजनेस पार्टनर पिछले 2 साल से यूएस से रहा है, पहले चाइना था। हम पॉलिटिकल बातें दूसरी करते हैं, लेकिन व्यापार की बातें दूसरी तरह से हो जाती हैं। हम वहां से ही आयात और वहां पर ही निर्यात करते हैं जहां सबसे ज्यादा फायदे होते हैं, और करना भी ऐसा चाहिए। बातचीत और डिप्लोमेसी कभी खत्म नहीं होनी चाहिए। और एक और बात, यू कैन चेंज योर फ्रेंड्स बट यू कैन नॉट चेंज योर रिलेटिव्स एंड नेबर्स। पड़ोसियों को नहीं बदल सकते। हिंदुस्तान के फॉरेन पॉलिसी में जो इस समय सबसे बड़ी आलोचना होती है वो ये है, हमारे अब किसी भी पड़ोसी देश के साथ बहुत ज्यादा गहरे संबंध नहीं रहे, जो हमको सुधारने चाहिए। एक समय सार्क कितना ताकतवर हो गया था, हमको सुधारने चाहिए संबंध। बहुत सारी एनर्जी, झगड़े में हमेशा एनर्जी खराब होती है। ये पहले भी कहा कि किसी के साथ फिजूल का झगड़ा ना करें, बहुत एनर्जी चली जाती है। और इस तरह से गिरावट की तरफ तो बिल्कुल ना जाए कि कभी फिर दोबारा दोस्त बने तो आंख मिलाने में, हाथ मिलाने में शर्म आए। हमको संबंध इस नीचे स्तर तक नहीं, कभी भी नहीं। अपने काम से काम रखो। ये डिवीजन सड़क में इसीलिए बना होता है कि अपनी लेन में चलो, अपनी लेन में चलते रहो, सारी चीजें ठीक रहे। एक बड़ी आम डोमेन में, पब्लिक में एक बड़ी चर्चा रहती है, हिंदुस्तान कर्ज में डूबा हुआ है। ये एक गलत परसेप्शन बनी हुई है, बहुत ही गलत परसेप्शन बनी। हिंदुस्तान के ऊपर जो देनदारी है डेब्ट की, वो लगभग 125 लाख करोड़ रुपए, थोड़ी सी और बढ़ गई, बड़ा गोल करके बता देता हूं 200 लाख करोड़ रुपए आप समझ लें। इसमें से आंतरिक स्रोतों से, यानी देश के अंदर से लिया हुआ ही कर्ज, जो बैंकिंग से, नॉन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट से, बॉन्ड से, डिबेंचर से और बहुत पब्लिक से लिया हुआ पैसा, लगभग 90% यानी लगभग 170 से 180 लाख करोड़ रुपए हिंदुस्तान का पैसा ही वहां पर लगा है, जिसके ऊपर हम इंटरेस्ट भी देते हैं। सिर्फ 20 लाख करोड़ रुपए और 10% ऑफ द टोटल डेब्ट वो विदेशों से लिया हुआ, तो बहुत बड़ी चीज नहीं है। ये टोटल जीडीपी का लगभग 60% है, 58 है, 60 गोल कर देते हैं हम, 60% है। अगर स्टेट्स का भी मिला दें तो जीडीपी का +21 और कर दें, 80% हो जाता है जीडीपी का। अब आप कहेंगे कि 100 में से 80 थी, 80% ये चला गया ना, ये अकोमुलेटेड है, बहुत सारे सालों का इकट्ठा हुआ किया हुआ है। जीडीपी एक साल की निकालते हैं। जापान की -250 यानी 250 गुना जीडीपी का ज्यादा जापान पे कर्ज है। अमेरिका का लगभग 120% है, जीडीपी से 125% के आसपास, 1.25 गुना। तो हम ज्यादा बुरी स्थिति में नहीं है, वी आर इन कंफर्टेबल पोजिशन। लेकिन
एक बात विशेष ध्यान रखनी पड़ेगी, कर्ज जो हम चुकाते हैं वो जीडीपी का, उसमें ब्याज और थोड़ा पैसा और वापस देना होता है, देनदारी 20% निकल जाता है। दूसरा कहाँ निकल जाता है, हम पेट्रोलियम जो बाहर से मंगवाते हैं और दूसरी चीजें इंपोर्ट करते हैं, 20% वहां चला जाता है, खासतौर से पेट्रोल। और तीसरा डिफेंस और वार वेपन हम खरीद के मंगवाते हैं, लगभग 20% वहां पर चला जाता है, 20 से 25% भी बहुत बार चला जाता है, और सबकी जरूरत भी। बचता कुछ नहीं है, उसके बाद तनख्वाहें देनी होती हैं, पेंशन देनी होती है, सोशल सिक्योरिटी देनी होती है, मनरेगा में देना होता है, लोगों को फूड सिक्योरिटी में अनाज भी चाहिए, पॉलिटिकल एजेंडे पे भी पैसा खर्च हो जाता है, बेरोजगार भत्ता भी चाहिए। अब ये सारी चीजें, इनको चाहे दूसरे लोग फ्रीवीज कहें, लेकिन ये फ्रीवीज नहीं है, ये बहुत चीज जरूरी चीज है। यहां एक बात बड़ी है, अगर पैसा नहीं बचता है तो हमको कर्ज लेना पड़ेगा, लॉन्ग टर्म लेते हैं, अपनी कंडीशंस पे लेते हैं और उससे इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्च करते हैं। यहां है खर्च करना जरूरी है, देश में स्टेबिलिटी है, इन्फ्लेशन को अगर स्टेबल करना है, रोजगार बढ़ाना है, स्कूल खोलने हैं, कॉलेज खोलने हैं, यूनिवर्सिटी खोलनी है, डिफेंस के ऊपर खर्च करना है, न्याय के ऊपर खर्च करना है, और जन सुविधाओं के लिए भी पैसा चाहिए। उसके लिए हमारे अपने आंतरिक जो स्रोत है, ये बहुत अच्छा कदम उठाया है कि जीएसटी लागू कर दी। एक एक्साइज स्टेट अभी छोड़ नहीं रही है, जैसे पेट्रोल प्रोडक्ट्स वगैरह पे, और एक यहाँ मैं हर वीडियो में तकरीबन इस तरह अर्थव्यवस्था का आता है, तो वो एक चीज दर्द की है स्टेट गवर्नमेंट्स पे, और उनका कंपल्सन है। अगर शराब पे एक्साइज नहीं लगाते, शराब नहीं करते हैं, तो इकोनॉमी कम हो जाती है और वेलफेयर नहीं होती। और शराब बेचना, शराब से कमाई हुई पूंजी इसी तरह से होती है जैसे जैसे जुए का पैसा, उससे घरों के खर्चे नहीं चलते। और शराब को अगर रोकते हैं तो इलिसिट शराब आ जाती है, हुस ट्रेजी हो जाती, नशेड़ी हैं वो मरने लग जाते हैं। तो नशा देश में रोकना पड़ेगा। और सबसे बड़ी चीज है, चेक भी लगाने पड़ेंगे, एनफोर्समेंट भी करना पड़ेगा, और लोगों को एजुकेट भी करना पड़ेगा। और नॉर्थ जो स्टेट्स हैं वहां नशे ने बर्बाद कर रखा है, ये गवर्नमेंट की एक बहुत प्राइम ड्यूटी हो गई है। अब एक और बात आती है, सुनील जी जरा ध्यान देना इस बात को ध्यान देना। ये मेरा जो वीडियो है ये फेसबुक पे सिंह रविंद्र के नाम से जा मिल जाएगा। यहां जब हम ये कहते हैं कि हमारी 5 ट्रिलियन इकोनॉमी होने जा रही है, 4 के आसपास हम हो चुके, जंप कर लिए 4 से, और दुनिया की हम तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था होती जा रहे हैं, तो अर्थव्यवस्था बड़ी आ रही है तो लोग अमीर होने चाहिए। फिर भी 25 से 30 करोड़ लोग बिलो पॉवर्टी लाइन है, और 50% पॉपुलेशन है उसकी हालत अच्छी नहीं है, बीच का 25% सेगमेंट है वो स्ट्रगलिंग स्टेज पे है। ये है क्या? और बड़ी छोटी सी बात है, हमने गिनीज कोफिशिएंट जो निकाला उसमें इसका भी मैंने वीडियो डाला हुआ है, देख सकते हो आप यूट्यूब पे। ये इनइक्वालिटी इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, अर्थव्यवस्था में लोगों में पैसे का बंटवारा होता है, वो बंटवारा ठीक नहीं है। यदि 10% पॉपुलेशन के पास 80% इनकम आ गई तो इम्बैलेंस बहुत बड़ा हो गया है, और ये क्रोनिक कैपिटलिज्म की तरफ भी जाता है, जिसको
शब्द हिंदी में प्रॉपर नहीं है, लेकिन जिस तरह से क्रोनी का मतलब आवारा, पूंजीवाद, उदाहरण भी दिया जाता है। और मान लो एक ये बड़ी दोनों चीजें, जैसे बिजली का तार होता है, भलाई और बुराई कई बार मिश्रित आती हैं इकट्ठी। जैसे एक कोई किसी भी तरह से पैसा कमाया हुआ है, करप्ट ब्यूरोक्रेट है, या हीनियस क्राइम से जुड़ा हुआ कोई राजनेता है, या कोई कॉन्ट्रैक्टर है लीकर का, शराब बेचने वाला, पैसा कमाया और कमाने के बाद वो अस्पताल खोल देता है, प्राइवेट या स्कूल चला देता है, और उसमें बच्चे पढ़कर ऑफिसर भी बनते हैं, इलाज भी होता है तो ठीक होकर जाते हैं। एक तरफ से पैसा आ रहा है क्रोनी कैपिटलिज्म का, और दूसरी तरफ लग रहा है वेलफेयर में। ये उसी तरह से हो गए जैसे गंदे नाले का पानी को साफ करके कोई पीने लायक बना दे, लेकिन पैसा तो पैसा है। कॉर्पोरेट में ये नहीं देखा जाता कि पैसा कहां से आता है, पैसा का मतलब पैसा है। अब ये है हिंदुस्तान आज भी बड़ी पॉपुलेशन जो गरीबी में है, इस गरीबी से निजात कैसे पाया जाए, इसके 2-3 फैक्टर्स हैं। सबसे पहले तो खुद प्रयास करना पड़ेगा। जिसने ये सोच लिया कि मैंने तो रहना ये जो ये सोचने लगे कि इसको कहते हैं स्कैवेंजर साइकोलॉजी। जैसे सुअर है, वो समझता है कि गंदगी दुनिया का सबसे बढ़िया भोजन होता है और नाली में ही रहता है। जो अपनी खुद की मदद नहीं करता, कुछ भी कर ले, वो सरकार अनाज दे देती है, वो उसको बेच के नशा करने चला जाता है। इसका कोई इलाज नहीं, वहां रोकना ही पड़ता है। दूसरी जो बड़ी बात है, एजुकेशन, और वो बेहतरीन एजुकेशन, वर्ल्ड स्टैंडर्ड की एजुकेशन के आपको गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट खोलने पड़ेंगे, संस्था, और प्राइमरी हेल्थ सेंटर बहुत अच्छे बनाने पड़ेंगे, और सस्ते से सस्ता इलाज देना पड़ेगा। एक न्याय व्यवस्था और सुरक्षा के ऊपर भी सरकारों को पैसा खर्च करना पड़ेगा। ये कुछ एक ऐसी चीजें, इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ कोर्स, रोजगार सृजन करना, बार बार कह रहा हूं, गवर्नमेंट की ऊपर की 5 बड़ी ड्यूटी में है। सुरक्षा देना, न्याय देना, शिक्षा देना, अच्छी हेल्थ देना और रोजगार देना सरकार की ड्यूटी है। सृजन करें। कॉर्पोरेट में विशेष तौर से पैसा जब लगा हुआ है, उनकी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उनको भी करें और खुद भी, और टारगेट्स भी बनाएं किस तरह से गरीबी का उन्मूलन किया जा सकता है। और ये लग रहे हैं ना, भीड़ तंत्र बना रखा है लोगों को, देखो दर्द भी होता है। बाहर की दूसरे देशों के जो हमसे पीछे थे, उनकी टीवी पे, मोबाइल पे देखते हैं उनकी तरक्की, उनका रहन सहन, जो हमसे कम से कम हमारे बराबर थे और आगे निकल गए। वहां की चीजें देख, हमको बहुत कुछ करने की जरूरत है। देखिए एनक्रोचमेंट, अब सारे देश में एक धार्मिक आजकल प्रोग्राम चल रहा है, सड़कों के ऊपर बने हुए हैं। एनक्रोचमेंट कोई बाहर का आके नहीं करता देश में, इंडिया में एनक्रोचमेंट इंडियंस ही करते हैं। और एक गंदगी फैलाना, इन पे तो कोई खर्चा नहीं है, ये चीजें तो हम हटा ही सकते हैं। देश सुंदर बनाना होगा तो ये काम, इम्बैलेंसेस अगर ज्यादा हैं अर्थव्यवस्था में या इनकम में, उसको करेक्ट करने की जरूरत है, और उसके लिए बहुत बड़ा पैसा इंफ्रास्ट्रक्चर पे लगाना ही पड़ेगा। अब एक आती है, सरकार की आमदनी कहां से है? तो सीधी बात है, सरकार की आमदनी कहां से है? टैक्सेशन से है। डायरेक्ट टैक्स देते हैं, इनकम टैक्स हम। और दूसरा आ जाता है कॉर्पोरेट टैक्स। तीसरा आ जाता है आजकल जीएसटी, पहले वैट था, वैल्यू एडेड टैक्स, आजकल जीएसटी लगा दिया। और बहुत सारी और चीजें, जैसे हम इंपोर्ट करते हैं कोई चीज, उस पर लगा दिया जाता है टैक्स, जो उसको कहते हैं टैरिफ।
जैसे अमेरिका ने हम पर कर दिया इम्पोज 50% टैरिफ बहुत सारी चीजों के ऊपर, तो विदेश से जो आने जाने की चीजें होती हैं उन पे जो टैक्स लगता है उसको हम क्या कहते हैं, टैरिफ। जैसे अपनी चीजों को प्रोटेक्ट करने के लिए बाहर से आने वाली चीजों के ऊपर टैक्स लगाना पड़ता है ताकि हमारे अपने प्रोडक्ट हैं उनको बचाया जा सके। अब कुल मिलाकर हम कहां स्टैंड करते हैं दुनिया में? बहुत सारी चीजों में हमने धमाका कर रखा है, जेम्स एंड ज्वेलरी की मैन्युफैक्चरिंग में, फार्मास्यूटिकल्स में दुनिया में हमारा है, आईटी सेक्टर, सर्विस सेक्टर एक बहुत बड़ा जो हमको 60% देता है, माइनिंग सिर्फ 2% देता है। डेक्कन प्लेटो पे क्वेश्चन सिविल सर्विस में आया था कि डेक्कन प्लेटो गोंडवाना लैंड का हिस्सा है, सारे मिनरल्स हैं, फिर भी 2% देता है। हमारी साइंटिफिक माइनिंग नहीं है, सर्च के ऊपर नहीं, और एक बहुत सारी चीजें जो कंट्रोल से रेगुलेटरी बॉडी करने नहीं देते काम। देखो ये लेना देना है ना सारी चीजों में, इसने बर्बाद कर रखी है चीजें। माइनिंग से हमको देखिए मिडिल ईस्ट में सारा का सारा माइनिंग से ही तो हो रहा है। माइनिंग हमारा बहुत ताकतवर सेक्टर होना चाहिए, एग्रीकल्चर से भी बहुत बड़ा हो जाना चाहिए था, लेकिन है क्या, गड़बड़ है, गड़बड़ है। और सबसे बड़ी अगर कोई माफिया पैदा हो गए हैं तो माइनिंग माफिया है, आती रहती हैं सुर्खियों में चीजें। क्या करना चाहिए? सीधी बात है, एजुकेशन को, हेल्थ केयर को, जस्टिस को, सुरक्षा को और इंफ्रास्ट्रक्चर को तो वर्ल्ड स्टैंडर्ड का बना दो। बहुत बधाई के पात्र है, विशेष तौर से देखो जिसने काम किया उसका नाम लेना जरूरी है। नितिन गडकरी का नाम लिए बगैर कहानी पूरी नहीं होती। रोड ट्रांसपोर्ट पे काम हुआ है, थोड़ा सा काम रेलवे में भी दिखाई देने लगा है, स्पीड कुछ बढ़ी है। हम 200 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रेन हमारी लगभग लॉन्च हो गई है। चाइना से हम बार बार मुकाबला करते हैं, हमारे पास अभी तक कोई मैग्नेटिक ट्रेन नहीं है। जहां 500-600 किलोमीटर, हम अभी तक अपना कोई एरोप्लेन नहीं बना पाते हैं। वार हेड्स के ऊपर भी हम ज्यादातर डिपेंड कर रहना पड़ता बाहर। जीपीएस हमारा ताकतवर नहीं है, आयरन डोम हमारी सिक्योरिटी में अभी भी कमजोर है, हमारी एयर डिफेंस सिस्टम अभी भी कमजोर है। स्पेस टेक्नोलॉजी पे हमको बहुत सारा काम करना पड़ेगा। और पेटी देखो, क्वालिटी ऑफ पॉलिटिशियन अगर आप ठीक नहीं चुनोगे, सबकी जिम्मेवारी है। ये कास्ट पे, क्रीड पे, रीजन पे, रिलीजन पे इस तरह से बिहेव करते हो ना, ये पुअर क्वालिटी का आदमी अगर जाएगा, दो चीजों से बच लेना, लीचड़ और फटीचर्स। ऐसे विधायक को बना देते हो जिसको यूनिवर्सिटी की स्पेलिंग ही नहीं पता, वो यूनिवर्सिटी खुलवाएगा, क्या अपेक्षा है क्या उससे? तो एक तो लीचड़ और फटीचर्स हैं। और हीरो को चुनो, दोनों तरफ से, पक्ष में और विपक्ष में हीरे पैदा करो। हीरे से हीरा काटा जा सकता है, कीचड़ से कीचड़ नहीं साफ होता। सो लीचड़ और कीचड़ से बच लेना। और हिंदुस्तान का आदमी एफिशिएंसी में वर्ल्ड स्टैंडर्ड का है, हमारे बेस्ट डॉक्टर्स हैं बहुत, जो बहुत बड़े ऑपरेशन करते हैं। इंजीनियर्स ने तो सॉफ्टवेयर और आईटी में धमाका कर रखा है। बाहर थोड़ा दबाव हो गया है, विशेष तौर से एक अट्रैक्शन अमेरिका का था। हम वही स्ट्रक्चर, वही वहां सिलिकॉन वैली है तो यहाँ पर क्यों नहीं पैदा कर सकते हैं हम लोग? काम भी यहाँ दें, उसी तरह की सैलरी भी दें। देखिए हमारे पास व्हाट्सएप, फेसबुक, यूट्यूब, इंटेल, इंस्टा, मेटा, ऐसे इंजन, सर्च इंजन हमारे पास नहीं है। हम आईफोन जैसा फोन नहीं बना पा रहे। रेलवे इंजन हमारे पास ऐसे नहीं है जो 500 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चले, ऐसी रेलवे लाइन भी नहीं है। पावर में हम शॉर्टेज दिखा देते हैं बार बार, पावर के बगैर पहिया कैसे चलेगा? सो
जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, एजुकेशन है, हेल्थ केयर है, नॉलेज सेंटर्स हैं, रिसर्च सेंटर्स हैं, उनमें ईमानदारी से काम भी करना पड़ेगा और एक मेहरबानी करके ये एग्जामिनेशन में जो कॉपिंग हो जाती है, पेपर जो लीक हो जाते हैं, इसको तो कंट्रोल करना, बड़ी बदनामी भी होती है और बड़ी निराशा भी होती है। इस काम को तो जरूर अर्थव्यवस्था में लोगों का कंट्रीब्यूशन तभी होगा जब उनमें उत्साह होगा, और उत्साह बनाने के लिए सबसे बड़ा जो फैक्टर होता है वो परिश्रम और ईमानदारी होता है। उसको बनाए रखें, उद्यमी और परिश्रमी को उसका पुरस्कार ही मिलना चाहिए, पुरस्कार ही मिलना चाहिए। और इसी से छोटी छोटी 8% ग्रोथ को अगर 7-8% एक अच्छी ग्रोथ है, सिर्फ इसको हम मेंटेन कर लें, सफाई को ठीक रखें, एनक्रोचमेंट को कंट्रोल करें, नशे को रोक दें, लैंड ऑर्डर को ठीक रख लें, हम काफी ठीक चल रहे हैं और हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब। एक ताकतवर देश के लिए हम सब लोगों को एकजुट होकर काम करना चाहिए। मेरा ख्याल है सुशील जी प्रसन्न हुए होंगे। थैंक यू वेरी मच।